हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हैरी स्कैरी टेल्स में। मेरा नाम हैरी है। आज मैं आप सभी के लिए एक और सच्ची और बेहद डरावनी कहानी लेकर आया हूँ। ये कहानी हमें प्रियंका जी ने भेजी है। अब मैं कहानी आप लोगों को प्रियंका जी के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनाऊंगा। अगर आप भी हमें स्टोरी भेजना चाहते हो तो स्क्रीन पर दिखे नंबर पर या हमारे इंस्टाग्राम आईडी पर भेज सकते हो। तो चलिए दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। रात के 3 बज रहे थे कि अचानक घर के दरवाजे पर कोई जोर जोर से पीटने लगा। मैं आधी खुली नींद से उठा और मेरे बगल में सोई गरिमा को उठाने लगा। गरिमा, गरिमा, क्या है? गरिमा देखो ना, शायद दरवाजे पर कोई है। इस वक्त कोई नहीं है, तुम चुपचाप सो जाओ और मुझे भी सोने दो। गरिमा देखो तो जाकर मैंने गरिमा को दोबारा उठाने की कोशिश की, मगर उसे अपनी नींद से बहुत प्यार है। मैं उठा और नीचे की सीढ़ियों के बगल वाली लाइट जला दी। फिर धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था कि कोई दरवाज़ा फिर से पीटने लगा। मैंने थोड़ी हिम्मत करते हुए दरवाज़ा खोला तो एक लड़की बेहोशी की हालत में मेरी बाहों में गिर गई। मैं उसे नहीं जानता था कि वो कौन है और इस वक्त रात के 3 बजे वो मेरे घर पर क्यों आई है। फिलहाल रात बहुत ज़्यादा हो चुकी थी तो मैंने उसे उठाकर घर के दूसरे हॉल में यानी गेस्ट रूम में ले गया और उसे बिस्तर पर लेटा आया। फिर वापस अपने कमरे में जाकर चुपचाप सो गया। गरिमा अभी भी गहरी नींद में सोई थी कि तभी सियारों की रोने की आवाज़ से मेरी आंख खुली। मैंने खुद को एक जंगल में लेटा हुआ पाया। अपने आसपास का वातावरण देखकर जैसे मेरे अंदर एक झुरझुरी सी दौड़ गई कि फिर से सियारों के रोने की आवाज़ और तेज हो गई। मेरी कपकपी छूट गई। मैं बहुत ज़्यादा डर चुका था। जंगल में घना अंधेरा, लेकिन इस अंधेरे को चांद की रोशनी ने पूरी तरह से अपनी चांदनी से ढक रखा था कि तभी मैंने किसी के धीमी गुर्राहट की आवाज़ सुनी, जैसे वो नहीं चाहता हो कि मैं उसकी आवाज़ सुनूं। फिर मुझे लगा कि मेरे पीछे अचानक किसी ने बहुत ही ऊंचाई से छलांग लगा दी। मैं थर-थर कांप रहा था। वो बहुत धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ रहा था। डर से मैं भागने लगा कि अचानक कहीं से दूसरा कोई जानवर या फिर कोई इंसान। नहीं, मुझे कुछ साफ समझ नहीं आ रहा था। मैं कुछ समझता कि उसने मुझ पर हमला कर दिया और अपने नुकीले दांत मेरी गर्दन पर गड़ा दिए। मैं चीख उठा कि तभी मेरी आंख खुल गई। देखा तो मैं अपने कमरे में था, अपने बिस्तर पर। मेरी चीख सुनकर गरिमा भी डरकर उठ गई। क्या हुआ? फिर से वही बुरा सपना देखा क्या? मैंने कहा, हाँ, आज फिर वही बुरा सपना। मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि रात में हॉरर पिक्चर देखकर मत सोया करो ना, लेकिन तुम तो सुनते ही नहीं। चलो अब चुपचाप सो जाओ, सिर्फ सपना था वो, कहकर गरिमा फिर से मेरी तरफ करवट कर कर सो गई। हमेशा मुझे यही सपना आता है, पर जब आँख खुलती है तो सब गायब। ना तो उसके काटने का निशान मिलता है और ना ही ऐसा लगता है कि जैसे सच में मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ है। सोते हुए मुझे पता नहीं कब नींद आ गई और आँख खुली तो सुबह के 7 बज चुके थे। गरिमा मेरे लिए नाश्ता लेकर आई थी। गरिमा, मैं नींद में बोला, हाँ, वो तुमने गेस्ट रूम में उस लड़की को भी नाश्ता दे दिया जो कल रात बेहोशी की हालत में हमारे घर आई थी। मैंने पूछा तो उसके जवाब में मैं चौंक गया। वो बोली, कौन सी लड़की विनोद? गेस्ट रूम में तो कोई भी लड़की नहीं है। मैं खुद अभी उस कमरे से आ रही हूँ। हाँ, मैंने सुबह उस कमरे का दरवाजा खुला देखा तो मैं ये देखने गई थी कि कौन है उस कमरे में। कोई चोर तो नहीं, मगर उस कमरे में कोई भी नहीं था
और उस कमरे का सारा सामान भी अपनी जगह पर जस का तस रखा हुआ था। तुम किस लड़की की बात कर रहे हो? अरे वही यार, कल रात के 3 बजे हमारे घर का दरवाजा पीट रही थी। दरवाजा खोला तो वो लड़की बेहोशी की हालत में मेरे ऊपर ही गिर पड़ी। मैंने सोचा रात बहुत हो गई है तो मैं उसे गेस्ट रूम में ही लेटा आया। और अब तुम कह रही हो। फिर मैं बिस्तर पर से उठा और गेस्ट रूम की तरफ बढ़ गया, पर वहाँ सच में कोई नहीं था। बिस्तर भी जस का तस था और वहाँ का सारा सामान भी। उसके बाद मैंने घर के सभी नौकरों से भी पूछा कि किसी लड़की को यहाँ से घर के बाहर जाते देखा, और सबका वही जवाब कि किसी ने भी उसे यहाँ नहीं देखा। लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है मेरे साथ। अब मेरा सर चकराने लगा था। फिर मैं गिरते गिरते बचा। गरिमा मुझे कमरे में ले गई। गरिमा, मैं सच कह रहा हूँ, कोई लड़की आई थी यहाँ और फिर बेहोश हो गई तो मैंने उसे गेस्ट रूम में लेटा दिया। मैंने कहा तो गरिमा टुनक कर बोली, हाँ, और उसके पहले तुमने दरवाजा पीटने की आवाज सुनी। फिर तुम्हें कोई लड़की बेहोश मिली। उसके बाद तुमने उसे हमारे घर के गेस्ट रूम में छोड़ा। और फिर याद है तुम्हें, उसके बाद तुमने फिर से वही डरावना सपना देखा। उसने कहा तो मैंने हाँ में सर हिलाया। विनोद, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि ये भूतिया और डरावनी फिल्म मत देखा करो, लेकिन तुम सुनते ही नहीं। कुछ नहीं हुआ है, बस भ्रम हुआ है तुम्हें। और जो ये सब तुम बोल रहे हो, ये सब तुम्हारा ही एक भ्रम है और कुछ नहीं, कहकर गरिमा रसोई की तरफ चली गई। पर मैं जानता हूँ वो मेरा कोई भ्रम नहीं था, सब कुछ घटा हुआ था मेरे साथ। फिर मैं अपने कमरे में रखी कुर्सी पर बैठकर कोई नोवेल पढ़ने लगा और पढ़ते पढ़ते उसी पर सो गया कि तभी मुझे अपने कानों के पास से किसी के सांस लेने की आहट महसूस हुई, जैसे कोई मेरे कान के एकदम नजदीक से मुझे सूंघ रहा है। मैं अचानक से उठ बैठा, मगर कोई भी नहीं था मेरे सिवा उस कमरे में। ये क्या हो रहा है मेरे साथ, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। मैं बड़बड़ाया, तभी मुझे लगा कि कहीं से कोई 4 जोड़ी आंख मुझे ही घूर रही हैं। मैं एकदम बुरी तरह से डर गया। मैंने तुरंत गांव में माँ को फोन लगाया। माँ, पता नहीं मेरे साथ कुछ दिनों से क्या हो रहा है, और फिर उन्हें कल रात की पूरी बात बता दी। फिर माँ ने कहा, बेटा, मैं अभी गांव के बड़े पुरोहित जी से मिलती हूँ और फिर तुम्हें बताती हूँ कि उन्होंने क्या कहा। उसके बाद फोन कट गया। मैं माँ के फोन का बड़ी ही बेसब्री से इंतजार कर रहा था कि कुछ देर बाद माँ का फोन आ गया। हेलो माँ, क्या बोला पुरोहित जी ने? शायद मैं भी माँ की तरह अंधविश्वासी था, लेकिन गरिमा को इन सब पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। वो कहती कि ये सब बस पैसा लूटने का काम करते हैं, ये सब कुछ भी नहीं होता है, बस मन का भ्रम है। मैं सोच ही रहा था कि माँ के हल्के हल्के सिसकने की आवाज़ सुनी। क्या हुआ माँ? मैंने थोड़ा चिंतित स्वर में पूछा। वो बोली, बेटा, पुरोहित जी ने तुझे जल्द से जल्द उनसे मिलने को बुलाया है। पर माँ, क्या हुआ है? क्या कहा पुरोहित जी ने? अब तो मेरी चिंता और भी ज़्यादा बढ़ गई थी। बेटा, वो मैं तुझे अभी नहीं बता सकती, तू बस जल्दी से घर आ जा। और हाँ, गरिमा को बिल्कुल भी मत बताना, वरना वो खामोखा बवाल मचाएगी, माँ ने कहा। और फिर फोन कट गया। मैं अपना सामान जल्दी से जल्दी सूटकेस में रखने लगा। विनोद, कहीं जा रहे हो? गरिमा ने आते ही पूछा। हाँ वो माँ, नहीं गांव, नहीं ऑफिस के काम से कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा हूँ, 2-3 दिन में वापस आऊँगा, कहते हुए अपना सामान उठाया और गाड़ी लेकर सीधा गांव पहुँच गया। माँ को देखते ही मेरी आंख भर आई।
माँ भी अपने आंसू कहाँ रोक पाई। कई सालों बाद देखा था मैंने माँ को और माँ ने मुझे, कि तभी अचानक माँ ने कहा, बेटा तू चल पुरोहित जी से मिल ले, उन्होंने तुझे बुलाया है। हम पुरोहित जी के घर पहुँचते हैं। वहाँ उनकी बेटी हमें वहाँ बैठने को बोलकर अंदर चली जाती है कि तभी मुझे फिर से वही एहसास होता है कि जैसे कोई मुझे ही देख रहा है, मुझ पर बराबर नजर गड़ाए हुए है। तभी पुरोहित जी आ गए। माँ ने उनके पाँव छुए और जब मैं पाँव छूने चला तो उन्होंने मुझे वहीं रोक दिया। जहाँ हो वहीं बैठ जाओ। तब उन्होंने अपनी बेटी को बुलाया। पवित्र मंदिर से भगवान भोले के भभूति को गंगा जल में मिलाकर यहाँ से वहाँ तक लाकर छिड़क दो। पवित्र ने बिल्कुल वैसा ही किया। फिर पुरोहित जी बोले, कोई यहाँ पर था जो हमें सबको देख रहा था, लेकिन अब वो ना तो हमें देख पाएगा और ना ही सुन पाएगा। मैंने चारों तरफ एक भरम जाल तैयार कर दिया है जिसे वो चाहकर भी भेद नहीं पाएगा। पुरोहित जी बोले तो मुझे पक्का यकीन हो गया कि ये मेरा कोई भ्रम नहीं था, ये सच में मेरे साथ हो रहा था। मगर क्यों? तभी पुरोहित जी बोले, विनोद मैं जानता हूँ कि तुम क्या सोच रहे हो, यही कि ये सब तुम्हारे साथ क्यों हो रहा है। तो मैंने हाँ में सर हिलाया। विनोद तुम्हारे साथ ये जो कुछ भी हो रहा है ये तुम्हारे ही कर्मों की सजा है। जो तुमने पाप किए हैं उसी का ही ये फल है। तो मैंने पूछा, पर पुरोहित मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। विनोद तुम्हारे पीछे एक शैतान पड़ा है जो तुम्हारे खून से अपना बदला लेना चाहता है। मगर क्यों पुरोहित जी, मैंने उसका क्या बिगाड़ा है? मैंने पूछा तो पुरोहित जी बोले, तो तुम्हें कुछ भी याद नहीं? तो मैंने ना में सर हिलाया। विनोद तुम 5 साल पहले अपने कुछ दोस्तों के साथ कहीं गए थे ना? जी पुरोहित जी, मैं अपने कुछ दोस्तों के साथ तारका जंगल की तरफ गया था। हमें पता चला था कि उस जंगल में एक डाक बंगला है। वहाँ कुछ गांव वालों ने अपने पूरे जीवन की जमा पूंजी उसी डाक बंगले में कहीं छुपा रखी है। और फिर मैं बोल ही रहा था कि मेरी बातों को बीच में काटते हुए पुरोहित जी बोले, तुम सबके मन में उस धन को पाने के लिए लालच आ गया है ना? जी, मैंने सुकुचित से जवाब दिया। फिर मैंने आगे कहा, और फिर उसके बाद हमने देखा कि एक लड़की उस डाक बंगले के अंदर छुपे हुए धन की रक्षा कर रही है। फिर मेरे साथ में आए मेरे सभी दोस्तों ने उसे हटाने को कहा, लेकिन वो नहीं मानी। फिर मेरे दोस्त मुर्दल ने कहा, दोस्तों एक काम करते हैं, उस धन को तो हम ले ही लेंगे, उससे पहले क्यों ना? उसने कहा तो सभी दोस्तों ने उससे सहमति जताई और उस लड़की की तरफ आगे बढ़ने लगे। उन सभी ने उस लड़की को मार डाला और फिर हम सब उस धन को लेकर वापस लौट गए। मैंने कहा तो पुरोहित जी बोले, सिर्फ तुम सबने उस लड़की को ही नहीं मारा, उसके पति की भी हत्या कर दी। नहीं पुरोहित जी, वहाँ उस लड़की के सिवा कोई नहीं था। मैंने उनकी बात को नकारते हुए कहा, तुम सबने उसे नहीं देखा था, लेकिन उसने तुम सबको भली भांति देखा था। जब तुम लोग उसकी पत्नी की हत्या कर रहे थे, वो तुम्हारे पास आ ही रहा था कि तुम डाक बंगले के अंदर जा चुके थे। वो अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था और उसने खुद उस डाक बंगले में रखे धन की हिफाजत करने की जिम्मेदारी ली थी। लेकिन इन सब में उसकी पत्नी की जान चली गई। उसने ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचा था। फिर वो अपनी पत्नी सारिका को लेकर शहर के अस्पताल पहुंचा, लेकिन शहर पहुंचते पहुंचते सारिका की जान चली गई। ये सदमा विसर्जित बर्दाश्त नहीं कर पाया और वो उसी जंगल में सारिका को लेकर उसकी चिता के साथ खुद की भी आहुति दे डाली। उसके मरने के बाद वो एक शैतान बन गया और वो लड़की आज भी उसके साथ ही रूह बनकर भटक रही है। और वो कोई ऐसा वैसा शैतान नहीं, जंगल का काला शैतान बन चुका है और उसी ने तुम्हारे बाकी सभी दोस्तों को मार डाला और अब तुम्हारी बारी है। पुरोहित जी ने कहा तो मैं चौंक कर खड़ा हो गया। क्या वो सभी मर गए? हाँ, तुम्हें नहीं पता?
उन्होंने चौंकते हुए पूछा, नहीं, क्योंकि हम में से कोई भी किसी के कांटेक्ट में नहीं था, शायद इसलिए हो सकता है। और अब वो शैतान तुम्हारा खून पीना चाहता है जिससे उसका बदला पूरा हो सके। पुरोहित जी ने कहा तो माँ ने पूछा, पर पुरोहित जी इसका कोई उपाय नहीं है जिससे विनोद को बचाया जा सके? एक उपाय है तो, पर उसमें मुश्किल बहुत आएगी। पुरोहित जी ने बोला, कैसा उपाय पुरोहित जी? मैं उत्साहित हो गया था। तुम्हें उसी तारका जंगल में वापस जाना होगा। वहाँ पर हम एक यज्ञ करेंगे उन दोनों की शांति के लिए। उसके लिए तुम्हें अपना थोड़ा सा खून देना होगा जिससे मैं उन दोनों की शांति के लिए उस यज्ञ को पूरा कर सकूं और तुम्हें शैतान से मुक्ति दिला सकूं। लेकिन इसमें जान का बहुत खतरा है। वो दोनों कुछ भी करके इस यज्ञ को असफल करने का भरपूर प्रयास करेंगे। उन्होंने कहा तो माँ बोली, आप जैसा कहेंगे हम बिल्कुल वैसा ही करेंगे। तो ठीक है, कल पूनम की रात को जब चांद अपने पूरे रूप में होगा तब हम यज्ञ शुरू करेंगे। और फिर पूनम की रात आ गई। विनोद की माँ को उन्हें घर पर ही रुकने को बोल दिया और फिर वो दोनों तारका जंगल पहुँच गए। पुरोहित जी ने उसे एक चाकू और एक पात्र पकड़ाते हुए कहा, विनोद, इस चाकू से इस पात्र में अपना थोड़ा सा खून डालो। तब तक मैं यज्ञ की तैयारी शुरू करता हूँ। उसके बाद वो दोनों यज्ञ के लिए बैठ जाते हैं। तभी पुरोहित जी कहते हैं, हे इस जंगल के काले शैतान, मैं ले आया तुम्हारे अपराधी को जिसने तुम्हारा और तुम्हारी पत्नी की हत्या की है। तुमने इसके बाकी सभी दोस्तों को मारकर उनसे अपना बदला ले लिया है और अब इसका भी खून पीकर तुम अपना और अपनी पत्नी का प्रतिशोध पूरा कर लो। ये सुनकर विनोद चौंक जाता है। पुरोहित जी आप? हाँ मैं, क्योंकि जिस विश्वजीत और उसकी पत्नी को तुम सबने धन के लालच में मारा था, मैं उसी विश्वजीत का अभागा बाप हूँ जिसने अपनी इन्हीं आंखों के सामने अपने बेटे और बहू की चिता को जलते हुए देखा है। और तब से तुम सभी से अपना बदला लेने को हम सब तड़प रहे हैं। उन्होंने कहा ही था कि तभी किसी ने मेरे पीछे से आकर मेरी गर्दन पर अपने दांत गड़ा दिए। पुरोहित जी उस पात्र में रखे खून से स्नान कर रहे थे और वहीं दूसरी ओर वो शैतान मेरी गर्दन पर अपने दांत गड़ाकर मेरा खून पी रहा था। और सब कुछ विस्तार से मेरी आंखों के सामने चलचित्र की तरह चल रहा था। पहले वो लड़की, वही लड़की जो विश्वजीत की पत्नी थी, और फिर ये सब कुछ मुझे यहाँ बुलाने के लिए रचा गया था। धीरे धीरे मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा और फिर सब कुछ शांत हो चुका था। मेरा शरीर वहीं जमीन पर बेजान पड़ा था और मेरे सामने पुरोहित जी मुस्कुराते हुए वापस लौट रहे थे। फिर सब कुछ अंधेरा। मुझे मेरे कर्मों की सजा मिल चुकी थी और उन्हें उनका प्रतिशोध मिल चुका था। ये जंगल भी अब काले शैतान से मुक्त हो चुका था। मैं जा चुका था हमेशा के लिए। तो दोस्तों, कहानी आप लोगों को कैसी लगी लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हाँ दोस्तों, अगर आप भी हमें स्टोरी भेजना चाहते हो तो स्क्रीन पर दिखे हुए नंबर पर या हमारे इंस्टाग्राम आईडी पर भेज सकते हो। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।